सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं 70 का संग्राम। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे और इस दरमियान उन्होंने राष्ट्रीय सरस मेले में शिरकत की। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से सरस मेले का आयोजन हो रहा है वैसे ही हर जिले में रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। सरस मेले निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है लोकल फॉर वोकल, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को जो हमारे बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको ऐसे मेलों से आगे आने का अवसर मिलता है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह हैं, क्लस्टरों के माध्यम से जो काम करते हैं, उन सभी के लिए 119 करोड़ रुपए का अभी उनको एक सहायता का पैकेज घोषित किया था, जिसमें हम 5 लाख रुपए तक का ऋण उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए हमने सहायता राशि घोषित की थी। सरस मेले के दरमियान सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी मैदान के बाहर लगे एक स्टॉल के बाहर रुके और इस दरमियान सीएम धामी ने राजमा चावल भी खाया। सीएम का राजमा चावल खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गरीबों के नेता पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक स्टॉल पर रुके और राजमा चावल खाया सीएम धामी ने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसके साथ ही सीएम धामी ने जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात भी की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जगत गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। तो उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब सीएम धामी सरस मेले का उद्घाटन करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य से मिलने के लिए पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी पहुंचे और इस दौरान उनकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट हुई। मुलाकात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनसे उनको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है। ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिष्टाचार भेंट का नाम इसको दिया गया। शिवराज सिंह चौहान से मिले और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेहद सीनियर नेता रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा से उनको प्राप्त होता रहा है। उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब सियासी खबरों के बीच एक बड़ी खबर है मौसम में तब्दीली को लेकर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदला है। जोशीमठ की चीन सीमा से लगते इलाकों में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें वहां से सामने आई। सामने बर्फबारी का ताजा जो तस्वीर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। नीति इलाके में बर्फबारी हो रही है, ऐसी खबर है। पारा गिरने से निचले इलाकों की तरफ लोग लौटे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। मौसम अचानक से वहां पर बदला। अलग अलग हिस्से हैं उत्तराखंड के जहां पर पारा गिरने से निचले इलाकों की तरफ लोग लौटने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर सियासी खबर के बीच में ये मौसम की तब्दीली की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदला है। मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी, कहीं पर तेज बारिश भी हो रही है। बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया। पारा गिरने से अब लोग वापस लौट रहे हैं निचले इलाकों की तरफ। केदारनाथ धाम में भी बदला मौसम का मिजाज। ये बड़ी खबर है। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। मदमहेश्वर, तुंगनाथ की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है, ऐसी खबर है। केदारनाथ धाम में भी मौसम में तब्दीली हुई है। मौसम का मिजाज बदला। खबर यह है कि धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। मदमहेश्वर, तुंगनाथ की पहाड़ियों में भी बर्फबारी हो गई है। अब अलग अलग हिस्से -15 डिग्री तक तापमान पहुंचा, ऐसी जानकारी है। 2022 में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर खासा फोकस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसका घोषणा पत्र जनता के राय के हिसाब से होगा, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों से राय शुमारी की जाएगी। उनकी मांगों को देखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। तीसरे फेज के लिए 35 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें सभी 70 विधानसभाओं में भ्रमण करेंगी और जनता के बीच जाएंगी। सिर्फ अपने विचारों से बनाने के लिए नहीं, बल्कि जनता के विचारों के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो बने और जनता के आशीर्वाद से
हमारे आगे 5 साल की जो सरकार बनने जा रही है वो सरकार जनता हमें सुझाव देगी, उसके आधार पर वो सरकार चलेगी। उसका रोड मैप हम अभी से तैयार करना चाह रहे हैं। इसके आधार पर हमने निर्णय किया है कि हमारी 35 टीमें 70 विधानसभाओं का दौरा करेगी। पार्टी की लीडरशिप ने यह तय किया कि इसको जनता का प्रतिज्ञा पत्र बनाना है, जनता का मैनिफेस्टो बनाना है। इसके लिए जो 70 विधानसभाएं हैं उन सभी 70 की 70 विधानसभाओं में एक बड़ा सैंपल लोगों की क्या अपेक्षाएं कांग्रेस से है। 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बने तो किसान उससे क्या अपेक्षा रखता है वो किसानों से आवे। कर्मचारी कांग्रेस की सरकार बनने पर क्या अपेक्षा रखता है वो कांग्रेस कर्मचारी से आए। इसी प्रकार से बेरोजगार, इसी प्रकार से विद्यार्थी, इसी प्रकार से हमारी महिलाएं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा सत्र की बार-बार तारीखों के बदलने पर बीजेपी सरकार को घेरा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में करने की तारीख तय की गई थी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने से परहेज किस बात का है। अनौपचारिक जब बात हुई तो मैंने निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख किया कि ये कैसी सरकार है कि जिस सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी गैरसैंण से संचालित नहीं हुई, और आज सरकार शीतकालीन सत्र गैरसैंण के अंदर आयोजित करने की बात कह रही है, तो सरकार को निश्चित रूप से अस्थायी राजधानी के परिप्रेक्ष्य में अपना दृष्टिकोण उजागर करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरिद्वार में महिला मोर्चा की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मदन कौशिक ने कहा कि 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली विजय संकल्प महारैली को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर है। वन मंत्री हरक सिंह का बयान सामने आया है। भाजपा को छोड़ने की खबरों का उन्होंने खंडन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ गलत प्रचार हो रहा है। हरक सिंह ने कहा, हम पीएम के दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है वो गलत है। हरक सिंह ने सफाई दी है, कहा है। माननीय मोदी जी का देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अपने प्रदेश में है, देहरादून में है। हम सब लोग उस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसे समय में जिस तरह अफवाह और मनगढ़ंत समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा है, मैं उसका भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं। इस तरह के समाचार दिए जा रहे हैं कि तो अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पहले फेज का उद्घाटन किया। इसमें तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस समेत दूसरे खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ खिलाड़ी अपनी तैयारियां कर सकेंगे। इंडोर स्टेडियम की मैं बधाई देता हूँ। आज विभाग को समर्पित किया गया है। सभी यहाँ के खिलाड़ी, हमारे मीडिया के लोग, यहाँ की आम जनता यहाँ आके अपने फिटनेस पे ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और एक खिलाड़ी इसका उपयोग करें, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। पहाड़ पर आम आदमी पार्टी भी बेहद सक्रिय हो गई है। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया कालाझुंगी और लालकुआं में विजय शंखनाद पद यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर दिनेश मोहनिया ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। मोहनिया ने कहा कि बीजेपी का 60 पार का नारा एक जुमला है। उधर जसपुर में आपका जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में जनता के सामने तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी खड़ी है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दोनों दलों ने 21 सालों में उत्तराखंड में कोई विकास नहीं किया। हमारी एक बहुत अच्छी ईमानदारी।
आगे बढ़ते हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी के नगर निगम में बोर्ड बैठक को लेकर नाराज कुछ पार्षदों ने नगर निगम के बाहर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के कामों में भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और अलाव के नाम पर 10 लाख खर्च किए गए हैं, जिसमें स्थिति ये है कि दिसंबर महीने में निगम क्षेत्र में कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोकतंत्र का हिस्सा है। 70 और 12 नामित पार्षद मिलाकर 72 पार्षद हैं। सब क्षेत्रों की अपनी समस्याओं को लेके जूझते हैं और बड़ी प्रबलता से बात करते हैं। सभी का अपना अपना तरीका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विरोध करना, समर्थन करना, प्रस्ताव पर विरोध करना, प्रस्ताव पर समर्थन करना, इसी के लिए वोट बुलाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जनसभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। तालियां। आगामी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे ठीक पहले हेलीकॉप्टर का आज ट्रायल रन किया जा रहा है। सेना का हेलीकॉप्टर है जिसके चलते तमाम अपनी प्रैक्टिस में लगे हैं और उसके अलावा जितनी भी सुरक्षा के इंतजामात हैं उनको भी बेहतर किया जा रहा है। इसी प्रांगण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 18,000 करोड़ की लागत से बनने वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तैयारी पूरी है। दूसरी तरफ अगर मंच की तैयारी की बात करें तो लगातार दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है और जितना भी इस परेड मैदान का प्रांगण है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट हो या तमाम अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं उनको बेहतर से बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और इस तरफ मैं दिखाऊं, ये सेना का हेलीकॉप्टर है और अभी आज ट्रायल रन चल रहा है क्योंकि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन इसी प्रांगण में होगा और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ये सेना का हेलीकॉप्टर है और आज इनका ट्रायल रन चल रहा है, यानी प्रैक्टिस चल रही है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण में होंगे। इससे ठीक पहले आज सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज पूरी तरह से ट्रायल रन चल रहा है और आगामी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण से, इसी परेड मैदान से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चौबट्टा-खाल विधानसभा की, जहां से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विधायक हैं। दिखाते हैं आपको इस सीट का सियासी गणित क्या है। चौबट्टा-खाल विधानसभा सीट हॉट सीट में शामिल है। यहाँ से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विधायक हैं। आपको दिखाते हैं कि चौबट्टा-खाल विधानसभा का सियासी इतिहास किस तरह का रहा है। चौबट्टा-खाल विधानसभा सीट पर 2012 से भाजपा काबिज रही है। 2012 के चुनाव में यहाँ से भाजपा के तीरथ सिंह रावत विजयी हुए थे, जबकि 2017 में भाजपा के टिकट पर सतपाल महाराज ने जीत दर्ज की थी। सतपाल महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के इतने काम करवाए कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। हमने चौबट्टा-खाल के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है और कनेक्टिविटी को हमने स्थापित किया है। इसमें नवीनीकरण करते हुए बिजोरा पानी, कुंजखाल, कोलाखाल का कार्य पूरा हो गया है। सलाण ग्राम संपर्क मार्ग जो है वो पूरा कर दिया गया है। कवाणी झलपाड़ी का कार्य पूरा कर दिया गया है। पावों में इतूड़ बाजार से इतूड़ गांव तक जो है वो भी कार्य पूरा हो गया है। बैजरो जोगीमणि मोटर मार्ग का जो है इसमें मिसिंग लिंक को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। पिछले 2 टर्म से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है, मगर इस बार क्या जनता फिर से भाजपा पर भरोसा जताएगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार प्रदेश की राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा के लिए पॉलिसी, आलोक रावत की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट पर 2017 में हुए चुनाव में रिजल्ट क्या रहा था। भाजपा की तरफ से सतपाल महाराज चुनाव में उतरे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से राजपाल बिष्ट मैदान में थे, मगर सतपाल महाराज ने राजपाल बिष्ट को चुनाव में हरा दिया था। अब आपको दिखाते हैं कि सतपाल महाराज का अपने कार्यकाल को लेकर क्या कहना है और विपक्ष इस पर क्या कह रहा है।
PWD के अंदर भी जो हमारे PWD के जो बंगले हैं उनका भी सुधारीकरण किया है ताकि सबको सुविधा मिले। रिमोट एरिया के अंदर हमने TRH बनवाए हैं। रसिया महादेव बिल्कुल रिमोट एरिया है, वहाँ भी TRH बनवाया है, जगह जगह TRH बनवाए हैं ताकि लोग रात्रि निवास कर सकें। शौचालय का हमने एक जाल बिछाया है ताकि ये सुविधा भी लोगों को प्राप्त हो। खासकर माताएं को जंगल में जाना पड़ता है और वो गिर जाती हैं सड़क से, तो ऐसी स्थिति में हमने उनके लिए साफ स्वच्छ शौचालय बनाए हैं। सतपाल जी जिस विभाग के मंत्री है PWD, यदि हम उसी से लेकर शुरू करें तो हलुनी गवाना और खांडई मोटर मार्ग एक उस क्षेत्र के लिए एक बड़ा विषम परिस्थितियों में वो लोग यात्रा करते हैं, पैदल आते हैं। 14 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग था, कांग्रेस सरकार में स्वीकृत थी, आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। और कांग्रेस सरकार के समय इस तरह जितने भी मार्ग 10वें मार्ग ऐसे थे जो स्वीकृत थे, उन पे आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि चौबट्टा खाल विधानसभा की जनता पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कामों को लेकर क्या राय रखती है। पानी नहीं है तो पानी कहाँ से ला पाएंगे। बिल्कुल पानी की समस्या इतनी खराब हो रही है, पानी नहीं तो कुछ नहीं है। आदमी भूखा 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, 4 दिन रह सकता है, पानी के बिना आदमी 1 मिनट में रह सकता है। आप अगर रोड की हालत देखोगे तो रोड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। आप हॉस्पिटल की हालत देखोगे, भले चाहिए उन्होंने लैब के लिए एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन दे दी है, लेकिन उसके भी हालत ख़राब हो चुके हैं। ऑपरेटर नहीं है हॉस्पिटलों में। इसके 13 नंबर पन्ने पे एक चीज़ लिखी हुई है, ग्राम कर्णातला से नागदेव मंदिर के समीप द्वार निर्माण और स्थलीय सौंदर्यीकरण का, लेकिन जो हमने आपको दिखाया है वो ग्राउंड जीरो पर नदारद है, केवल उपलब्धि पुस्तिका में। जो समस्याएं वर्तमान में 2017 से पहले बनी हुई थी, वही समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से सभी लोग वंचित हैं, सड़क सुविधाओं से लोग कई जगह वंचित हैं, और अगर सड़क बन भी रही है तो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ख़त्म है।